नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनय सिंह चौहान। देश में आज से कानूनी प्रणाली में बड़ा बदलाव हो गया है। 3 मुख्य आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड सक्रिय संहिता 1973 को समाप्त कर दिया गया है। इनकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लागू कर दिया गया है। 3 नए कानूनों को पिछले साल दिसंबर में संसद में पारित किया गया था। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे इन 3 मुख्य आपराधिक कानूनों की जगह अब नए कानून देश भर में प्रभावी हो गए हैं। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजादी के करीब 77 साल बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी हो रही है। यह भारतीय लोकाचार पर कार्य करेगा। 75 साल बाद इन कानूनों पर विचार किया गया है। आज से जब से कानून लागू हुए हैं, अंग्रेज के कानून निरस्त होकर और भारतीय संसद में बने कानूनों को व्यवहार में लाया जा रहा है। दंड की जगह अब न्याय मिलेगा। देरी के बजाय स्पीडी ट्रायल और त्वरित न्याय मिलेगा। पहले केवल पुलिस के अधिकारों की रक्षा की जाती थी, लेकिन अब पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं के अधिकारों की भी रक्षा की जाएगी। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज जुलाई की पहली तारीख 2024 से लागू हो गई है। इस पूरे तीनों कानूनों को लागू करने के लिए पहले से ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने व्यापक तैयारियां कर रखी थी, जैसे कि ट्रेनिंग, आवश्यक खरीदारियां, आवश्यक उपकरण तथा हमारी जो टेक्निकल विंग है उसने आवश्यक नेटवर्किंग, जो सभी थानों को आवश्यक सॉफ्टवेयर इत्यादि भारत सरकार के द्वारा जो चीजें उपलब्ध कराई गई थी उसके अनुरूप करा दी गई हैं। और मुझे बताने में खुशी हो रही है कि शुरुआती जो 2 FIR दर्ज हुई हैं वो थाना अमरोहा तथा जनपद अमरोहा तथा जनपद बरेली में नए कानून के तहत दर्ज की गई है तथा वर्तमान में बिना किसी दिक्कत के सभी जगह FIR दर्ज की जा रही हैं। आज के दिन प्रत्येक थानों में एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें वहां के जनप्रतिनिधिगण, वहां के पुलिस वाले और वहां के संभ्रांत नागरिकों को बुला के पुनः इन सभी कानूनों के बारे में बताया जा रहा है। देश की जनता को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लगभग आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। 75 साल के बाद इस कानूनों पर विचार हुआ और ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे, तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। तो एक नए नजरिए के साथ ये तीनों कानून आज सुबह से ही, मतलब कल मध्यरात्रि से काम करना शुरू किए हैं। तो देश में आज से नई कानून प्रणाली में बड़ा बदलाव हो गया है और 3 मुख्य आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को समाप्त कर दिया गया है। इन 3 नए कानूनों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए भोपाल से सत्यम शर्मा और लखनऊ से प्रशांत राव जुड़े हुए हैं। चलिए इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं
किस तरह से इन नए कानूनों को लागू जो आज से हो गए हैं उनको लेकर किस तरह से सरकारों की ओर से तैयारी की गई है, किस तरह से लोगों को जागरूक किया गया है। सत्यम, प्रशांत, मेरा आप दोनों से ही सवाल रहेगा। शुरुआत करते हैं सत्यम से कि किस प्रकार से जो कि आज 3 भारतीय बीएनएस जो आज से लागू कर दिए गए हैं, देश भर में तीनों नए कानून प्रभावी हो गए हैं, उनको लेकर सरकार की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई थी और किस स्तर पर लोगों को जागरूक किया गया, जनता तक किस तरह जागरूक किया गया, इसी के साथ ही प्रशासनिक तौर पर भी किस तरह से लोगों को, अधिकारियों को जागरूक किया गया है। सत्यम। निश्चित तौर पर जो 1 जुलाई से कानून लागू होने वाले थे वो आज से कल देर रात से लागू हो गए हैं और इसको लेकर के केस भी सामने आ गए हैं। हम आपको बताएं कि पहले जो आईपीसी की धाराएं थी उसको बीएनएस कर दिया गया है, जो एविडेंस एक्ट था उसको नागरिक जो साक्ष्य एक्ट बना दिया गया, नियम बना दिया गया है और नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी को कर दिया गया है। और पहले देखिए 511 इसमें नियम थे और जो धाराएं थी 511 धाराएं थी, लेकिन अब इन धाराओं को हटाकर मात्र 338 धाराएं कर दी गई है। इसमें 20 नए जो अपराध हैं उनको इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है, जिसमें आतंकवाद और राष्ट्रद्रोह का भी मुद्दा जो है बना है। हालांकि राष्ट्रद्रोह को हटा दिया गया है, उसके जगह पर राष्ट्रद्रोह लाया गया। राष्ट्रद्रोह के लिए अलग अलग टर्म्स और कंडीशंस रखी गई कि कौन सी स्थिति में राष्ट्रद्रोह माना जाएगा। देखिए, अगर आतंकवाद की भी परिभाषा दी गई है और आतंकवाद को तब माना जाएगा जब एकता, अखंडता और संप्रभुता में और आर्थिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाएगा या इनके विरुद्ध कोई जाता है देश के विरुद्ध तो उन पर आतंकवाद का लगेगा। हालांकि देखिए, आतंकवाद का जो कानून है वो विदेशों में भी लागू होगा। जिससे विदेशों में जो संपत्ति है देश की, अगर उस पर कोई हमला होता है, जैसे कहीं पे राजकीय लोग हैं, यहाँ से गए हैं या संपत्ति वहां पर कुछ है, उसको वहां लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उस पर भी आतंकवाद का कानून कहीं ना कहीं लागू होगा। बहुत सारे कानूनों में बदलाव किया गया है, जो धाराएं हैं वो बदली गई। जैसे 302 धारा थी, हत्या की धारा थी, उसको बदल कर 103 धारा 103 एक तहत कर दिया गया है। जो दुष्कर्म की धारा थी उसको बदल करके 64 कर दिया गया है। ठीक, तो कई ऐसी धाराएं हैं जिनको बदल दिया गया है। हमने आज कमिश्नर साहब पुलिस कमिश्नर हरिनारायण मिश्र से बात की थी, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि मध्य प्रदेश में अभी भी केस आ गए। हालांकि देखिए, 77 साल बाद ये कानून चेंज हुआ है और 9.5 घंटे लोकसभा के दौरान इस पर चर्चा की गई। 9.5 घंटे लोकसभा में चर्चा के बाद ये कानून बने हैं। वहीं पे 7.5 घंटे या कहें तो 6 घंटे 17 मिनट के करीब जब राज्यसभा में ये चर्चा चली थी, उसके बाद इन कानून को बनाया गया। उससे पहले जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने तमाम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सांसदों को और तमाम जो इससे रिलेटेड जिला कलेक्टर होते हैं और पुलिस के अधिकारी होते हैं, उनको इससे अवगत कराया गया था कि ये कानून बनाया जा रहा है और आपकी जो भी वो रहती है, थ्योरी रहती है, उसको दे सकते हैं। तो और इसके साथ साथ ही तमाम थ्योरी जब आई थी, उसके बाद ये कानून लोकसभा में लाया गया। लोकसभा में पारित होने के बाद ये कानून राज्यसभा में चर्चा के बाद पारित हुआ है, जिसमें कई सत्यम मैं आपको सबसे पहला मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ हाई कोर्ट से अधिवक्ता वरद द्विवेदी भी जुड़ गए हैं। वरद जी, जिस प्रकार से आज 3 नए कानून लागू कर दिए गए हैं, 3 नए जो संशोधित कानून हैं उन्हें लाया गया है सरकार की ओर से, इन कानूनों के लागू होने के बाद किस तरह से न्याय प्रणाली सुधरेगी, किस प्रकार से न्याय मिलने में लोगों को तेजी आएगी? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस पेशकश में बुलाने के लिए। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि जो नए कानून हैं, देखिए एक बदलाव लाएंगे और एक पॉजिटिव चेंज आएगा। मेरे ख्याल से लॉ एंड ऑर्डर को अगर मैं बात करूं मेंटेन करने के लिए, और जो सेंस ऑफ जस्टिस है, एक तरीके से जस्टिस दिलाने का जो डिलीवरी सिस्टम है, उसमें भी मेरे ख्याल से काफी बदलाव आएगा नए कानूनों के आने के। देखिए, आज 1 जुलाई से नए कानून लागू हो चुके हैं। कुछ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है नए कानूनों में। जो भी एफआईआर अब आगे दर्ज हो रही हैं, वो इन्हीं कानूनों में दर्ज होंगी। जी, एक तो आप इस बात को समझिए कि जो सेक्शंस हटाए गए हैं, जो सेक्शंस रिड्यूस किए गए, जैसा कि आपका भारतीय न्याय संहिता, जो कि आईपीसी का रिप्लेसमेंट है, भारतीय दंड संहिता का रिप्लेसमेंट है, जी, उसमें आप देखिए उन्हें 511 से घटाकर 398 पे ले आया गया है। जी, इस नए जोड़े गए हैं।
और आप देखिए कि इसकी जो जी कैपेबिलिटी है इस एक्ट की, लॉ के डिस्पेंसेशन के लिए जी बढ़ा दिया गया है। और ऐसे में अगर मैं बात करूं भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की, तो आप देखिएगा इसमें 484 धाराएं हुआ करती थी और इसमें क्या कहते हैं बढ़ा के इसमें 531 धाराएं करी गई हैं, जी। जो भी एक पॉजिटिव चेंज है। 44 नए प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं। वरद और जी, आप ये समझ लीजिए कि भरत जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि नए कानूनों को संशोधित करके लाया गया है, बहुत ही सोच विचार कर लाया गया है, तो क्या जैसे हम पूर्व में देखते चले आ रहे हैं कि एक केस कई तारीखों तक बढ़ता चला जाता है, कई तारीखें आगे उसको डेट्स मिलती चली जाती हैं, लेकिन उसे न्याय नहीं मिलता, उसे समय रहते न्याय नहीं मिलता, तो क्या इन नए कानूनों के लागू होने के बाद अकाउंटेबिलिटी जजेस की भी तय हो पाएगी, कोर्ट की भी जो जवाबदेही है वह तय हो पाएगी, समय रहते लोगों को न्याय मिल सकेगा, कितना प्रभावी रूप से न्याय मिल सकेगा, यह मेरा आपसे सवाल है। नहीं, देखिए बिल्कुल आप एकदम सही बात कह रहे हैं। इसमें प्रभावी रूप से न्याय मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं जुडिशरी की, तो बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेंज हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेंज हुए हैं। देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल जैसे कि है आपका जीरो एफआईआर का प्रावधान लाना। जीरो एफआईआर का जो कंसेप्ट है वो प्री एग्जिस्टिंग कंसेप्ट है, पहले भी था, बट उसको फोर्स में लाना एक कानूनों के तहत एक दबाव बनाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी, पुलिस महकमे के ऊपर भी दबाव बनाएगा कि वो कोई भी व्यक्ति किसी भी थाने में अपनी कंप्लेंट देगा, वहां पे उसकी एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी और वहीं से ही उस मुकदमे का मैं कहूंगा कि वहीं से ही एक तरीके से ओरिजिन होगा, वहीं से ही शुरू होगा। पहले क्या होता था, पहले कोई भी, देखिए बहुत ही आम चीज है, कोई भी व्यक्ति जाता है किसी थाने में, ये बात छुपी नहीं है, ये बात जाहिर है कि भाई कोई भी पुलिस महकमे का व्यक्ति सकता है। देखिए एक बहुत ही डिटेल्ड प्रोसीजर भी होता है, कोई भी एफआईआर रजिस्टर करने के बाद कानूनी कार्रवाई भी बड़ी लंबी होती है। तो देखिए आदमी पहले जाता था थाने में, अपनी कंप्लेंट लेके अवॉइड किया जाता था, कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं होती थी, एफआईआर में कन्वर्ट नहीं होती थी, वो भी डिले में कंट्रीब्यूट करता था। एक मुकदमे, एक मामले को कितने दिनों तक लंबित रखा जा सकता है, पुलिस के हाथों में बहुत कुछ था। पर देखिए ये जो नए प्रावधान है बिल्कुल चेंज आएंगे। और जैसे कि अंग्रेजी में एक डायनामो शब्द है, एक उसको गिराते हैं और गिरता चला जाता है, वैसे ही बदलाव आप देखेंगे, एक पॉजिटिव चेंज होगा और आप देखेंगे कि हर स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चेंज आएगा इन कानूनों के आने से। वरद जी, आपने जीरो एफआईआर का जिक्र किया अपने वक्तव्य में, आपने यह भी बताया कि लोग पहले उन लोगों को नकारा जाता था, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती थी, लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि जितना जरूरी कानून बनाना है, उन कानूनों को जनता के बीच पहुंचाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ उनका लोगों तक अगर जागरूकता नहीं होगी तो वह लोग एफआईआर दर्ज कराएंगे कैसे, वह थानों का रुख करेंगे कैसे। इसी को लेकर हम हमारे प्रशांत राव ब्यूरो हेड लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि कितने प्रभावी तौर पर सरकार ने नए कानूनों को लागू करने को लेकर इस तरह की तैयारियां की हैं, लोगों तक कितनी जागरूकता पहुंची है, लोग कितने अवेयर हैं इन चीजों को लेकर, नए कानूनों को लेकर। प्रशांत, मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि जिस प्रकार से आज से नए कानून लागू हुए हैं, प्रशासनिक स्तर पर तो आप अलग ही बात है कि प्रशासनिक स्तर पर सभी अधिकारियों को उनसे अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, लेकिन जनता तक यह कानून कितना पहुंच पाए हैं, कितना उनमें जागरूकता है नए कानूनों को लेकर? प्रशांत। बिल्कुल, देखिए लगातार जो कवायद चल रही थी केंद्र सरकार के द्वारा कि जो नए कानून हैं उनको लागू किया जाए, और जो भारतीय न्याय संहिता 2024 के अंतर्गत प्रमुख अपराध हैं वो 3 बड़े कानूनों में बदलाव किया गया है। अब ये जो है बीएनएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा के तहत ये नियम बनाए गए हैं, उसमें धाराएं हैं। और अगर आईपीसी की बात की जाए, भारतीय दंड संहिता की बात की जाए, तो उसमें करीब पहले 484 धाराएं थी, लेकिन नए कानून में 511 धाराएं होंगी। न्याय संहिता में करीब 358 धाराएं होंगी। निश्चित तौर से देखिए सरकार जिस तरीके से यहाँ पर जवाबदेही तय करना चाहती है, पुलिस हो, जज हो, उनकी भी जवाबदेही तय होगी किस तरीके से कानून व्यवस्था में यहाँ देरी होती है, और साथ ही साथ न्याय प्रक्रिया में जो हील हवाली होती है और बहुत सी चीजें ऐसी रह जाती हैं जहां
अपराध को एक बढ़ावा भी मिलता है, उसके साथ न्याय प्रक्रिया भी देर सवेर होती है। तो ऐसे में निश्चित तौर से नए कानून से ऐसा माना जा रहा है कि न्याय प्रक्रिया में चाहे पीड़ित हो या दोषी हो, दोनों को उतना समय, निश्चित समय लगेगा ताकि सही समय पे न्याय हो सके। और रही बात जागरूकता की, तो जागरूकता की बात की जाए, अभी इस बारे में तो आम पब्लिक जानती ही नहीं है। कल रात यानी कि अगर मई की बात, अगर जून की बात की जाए, 30 जून रात को ही ये कानून जो है निष्प्रभावी हो गया था, जो आईपीसी की धाराएं थी। और आज 1 जुलाई से और रात 1 बजे से ही यहाँ पर जो है भारतीय न्याय सहायता यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा जुड़ गई थी। धाराओं के तहत बरेली मुकदमा दर्ज किया गया है, अन्य कई जनपदों में नई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस कर्मियों को इसकी ट्रेनिंग दी गई है और इसके साथ ही सभी थानों में पुलिसकर्मी हैं या फिर जो मुंशी हैं, उनको एक पीडीएफ भेजा गया है नए कानून का, ताकि आने वाले समय में, क्योंकि आज से ही ये धाराएं लगकर आगे से जो है जो कानूनी प्रक्रिया है वो जारी होगी। देखिए, अभी अगर देखा जाए कि जिस तरीके से भारतीय दंड विधान में जो धारा 323 थी उसको 115 भारतीय नागरिक सुरक्षा में लगाया गया है, 324 की जगह प्रशांत, मैं आपको 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ कटनी से एएसपी संतोष डहरिया भी जुड़ गए हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। संतोष जी, माफ कीजिएगा, संतोष जी, जिस प्रकार से आज से 3 नए कानून लागू किए गए हैं, इसको लेकर आपके स्तर पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जनता तक आप उनके कानून, जो कानून जनता के लिए बनाए गए हैं, वह आप जनता के बीच उन्हें कितने प्रभावी तौर पर आपने जागरूक कर पाए हैं? और जो कानून उनके लिए हैं, जो उनके हक के लिए बनाए गए हैं, वह अपने आपकी जागरूकता के चलते अपने हक को कितने प्रभावी तौर पर ले सकेंगे? किस तरह की तैयारियां प्रशासन के तौर पर की गई हैं? संतोष जी। देखिए, हम बताना चाहते हैं कि मूल रूप से जनता की भावना को लेकर ये कानून लाए गए हैं जी, और जनता के कानून है, समाज के कानून है। इसको लेकर पुलिस विभाग ने जो है लगभग 2 महीने से लगातार ट्रेनिंग, सभी अधिकारी, आरक्षक से लेकर वरिष्ठ स्तर तक सभी अधिकारियों ने इसमें ट्रेनिंग कर लिया है, पारंगत हो गए हैं जी। और जनता तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने कंटिन्यू न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और बाकी अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार हम इन कानूनों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लगभग हमने 5000 पंपलेट आज जो पूरे शहर में बंटवाए जी। इसके साथ साथ हर थाना स्तर में जो है वो जागरूकता कार्यक्रम किया गया है, जिसमें आम लोगों को जो कि कानून की इस जानकारी रख सके जी, उनको जागरूकता हैं, रैली निकाले हैं, साथ ही साथ स्कूल, कॉलेज आदि के जो छात्र हैं उनको लेकर भी हम किए हैं जी। जिला स्तर में एक कार्यक्रम किए हैं जिसमें सभी शहर के नागरिक हैं, बाकी जो अन्य बस एसोसिएशन वाले हैं या अन्य आम नागरिक हैं, उनको बुलाकर हमने इन नए कानूनों के बारे में जागरूक किया है जी। इनकी टेक्निकल जो भाषा है और इसमें उनको क्या नए अधिकार मिल रहे हैं और किस टाइप से वो इन नए कानूनों को लेकर जागरूक हो सके, इसके संबंध में हमने सबको किया है। संतोष जी, आपने बताया कि आपने पैम्पलेट्स के माध्यम से और भी कई अन्य माध्यम से जनता को जागरूक करने का प्रयास किया है, जनता तक पहुंचने का प्रयास किया है, उनके अधिकारों तक उन्हें सजगता लाने का प्रयास किया है। आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे कानून थे पहले जो अब बदल गए हैं, जिनको लेकर अब आप तक जनता को आने में आसानी होगी और आपके बीच उनकी, जनता की बात आसानी से रखी जा सकती है? पहले ऐसा क्या था जो अब बदल गया है? संतोष जी। देखिए, पहले ये था कि पहले का जो कानून था वो दंड पर बात कर रहा था जी, और नाम ही था भारतीय दंड संहिता जी। लेकिन वर्तमान का जो कानून है ये न्याय पर बात करता है। जो पहले जो इसमें आईपीसी में जो चेंज हुआ है भारतीय दंड संहिता में, वो भारतीय न्याय संहिता कहा गया है इसको, मतलब कि वो न्याय की ओर जो है ये कानून जा रहा है, दंड की ओर नहीं, क्योंकि अंग्रेजों का मूल उद्देश्य था दंड के माध्यम से बात को मनवाना। लेकिन वर्तमान का जो कानून है वो न्याय की बात करता है। इसके साथ साथ ही जो राजद्रोह की धाराएं थी और अन्य ऐसे पुराने कानून थे जो कि वर्तमान समाज में, वर्तमान परिस्थितियों में लागू नहीं हो सकते थे, उनको लेकर इसमें खत्म किया गया है। महिला और बच्चों पर विशेष फोकस करते हुए इसमें 3 जो लगभग 37 धाराएं जोड़ी गई हैं,
जो केवल महिलाओं और बच्चों के अधिकारों पर बात करती हैं। जी। इन एक एक धाराओं का डिस्कशन करना तो संभव, लेकिन फिर भी इन नई धाराओं का जो समावेश किया है, इसमें हम लोग बच्चों को हैं, महिलाओं को जागरूक कर और आम नागरिकों को भी इसमें हम लोग जागरूक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि पहले दंड की बात की जाती थी और अब न्याय की बात की जाएगी। संतोष जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम छत्तीसगढ़ से हमारे स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, जिस प्रकार से एएसपी जी ने भी बताया कि पहले दंड की बात होती थी, अब न्याय की बात होगी। पहले दंड दिया जाता था, अब लोगों को न्याय मिलेगा। क्या लगता है सरकार की ओर से क्या जागरूकता कदम पूरे उठाए गए हैं? जनता पूरी तरह सजग है अपने अधिकारों को लेकर कानून के परिदृश्य में? संजय जी। और लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें समय लगेगा और ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। आज से ये शुरू हुआ है, वक्त लगेगा। आज ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक पुस्तिका का विमोचन किया है, जिसमें सरल भाषा में तमाम जो नए कानून है, संहिता की, साक्ष्य संहिता की और एविडेंस की, उसको एक साथ संकलित करके अलग अलग कानून पहुंचाए जा रहे हैं, लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, लोगों तक कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बेसिक चीज अपने को समझने की जरूरत है कि जो न्याय संहिता और साक्ष्य संहिता में या नागरिक संहिता में जो प्रावधान किए गए हैं, जैसे आप बात करें साक्ष्य संहिता की, तो साक्ष्य संहिता में ये है कि हर एक थाने में फोरेंसिक एक्सपर्ट होगा। अभी तो जिला स्तर पे ही नहीं है, तो हर एक थाने में कहां से आ पाएगा? तो उसके लिए समय लगेगा। इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट है ना, उसमें काफी समय लगेगा। अब फोरेंसिक जो साक्ष्य है वो हर एक जगह पे, हर एक थाने पर उसको एकत्रित करने की बात की गई है। इसके अलावा अभी हम चर्चा कर रहे थे कि कोर्ट की भी जवाबदारी तय की गई है, पुलिस की भी जवाबदारी तय की गई है। एक महत्वपूर्ण बदलाव यह हुआ है कि अब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो पहले नहीं माने जाते थे, या कोर्ट में कई बार उसको खारिज कर दिया जा रहा था, अब सारे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो है वो साक्ष्य के तौर पर माने जाएंगे। तो ये जो सोशल मीडिया और इसके माध्यम से जो तमाम सारी चीजें आती है, तमाम साक्ष्य आते हैं, वो भी अब प्रभावी तौर पर एक एविडेंस के तौर पर माने जाएंगे। तो बहुत सारे बदलाव हैं। इन सारे बदलावों को नीचे तक पहुंचने में वक्त लगेगा और इसको प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंट करने में भी समय लगेगा। आपने कोर्ट को तो तय कर दिया कि आपको एक समय सीमा में आपको उसका केस है, उसको आपको क्लियर करना है, उसमें आपको न्याय देना है। लेकिन उसके लिए जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चाहे मानव संसाधन विभाग को, जैसा कि मैंने आपको कहा, थाने में अगर एविडेंस कलेक्ट करना है और वहां पर आपको फोरेंसिक एक्सपर्ट की जरूरत है, क्योंकि फोरेंसिक एक्सपर्ट तो भी है ही नहीं और देश का सवाल है, एक जगह का सवाल नहीं है, तो थोड़ा समय लगेगा। आज से इम्प्लीमेंट हुआ है, साल डेढ़ साल लगेंगे इसमें, तब जाकर के ये पूरी प्रक्रिया जो है वो हो जाएगी। लेकिन ये कोशिश हुई है, कितने सालों से हम अंग्रेजी जमाने के जो है वो कानून को लेकर के चल रहे थे, अब हमारा अपना कानून, तो इसको इम्प्लीमेंट होने में भी थोड़ा समय लगेगा और देना। बिल्कुल संजय जी, जिस प्रकार से कानून आज लागू हुए हैं, इनके क्रियान्वयन में कुछ तो समय लगेगा ही। आउटकम भी जो निकलकर सामने आता है उसके प्रभाव दिखने में भी कुछ समय लगेगा। इसी को लेकर हम आगे वरद द्विवेदी जी के पास चलते हैं। वह अधिवक्ता हैं, उन्होंने सबसे करीब से कानून को देखा है, वह उसकी ज्यादा अच्छे से समझ रखते हैं। वरद जी, जिस प्रकार से संजय जी ने बताया कि कानून लागू हो गए हैं, इनके तहत आगे जो कानूनी प्रक्रिया होगी वह इन्हीं कानूनों के तौर पर की जाएगी। आपको क्या लगता है किस प्रकार के ऐसे कानून होंगे जिन्हें पहले सरल नहीं थे, जिनमें पहले कठिनाई आती थी, और अब उनका सरलीकरण, जो जैसा कि संजय जी ने अपने वक्तव्य में भी चर्चा की कि सरलीकरण कर दिया गया है कई सारे कानूनों का, तो किन कानूनों को सरल बना लिया गया है जो अब जिनका ज्यादा अच्छे से लाभ मिलेगा, जनता को न्याय मिल पाएगा? वरद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वरद जी। अभिनव जी, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी।
हाँ अभिनव जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर सरलीकरण की बात आती है जी, तो जो जनता के हित में कोई भी कानून जिसको सबसे ज्यादा सरल किया गया है जनता के लिए, तो वो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर का प्रावधान जो पहले 154 में था और जो अब 173 में है, वही ही सबसे सरल किया गया है। और मैं आपको उसका एक कारण देता हूं। देखिए, कानूनों की जहां तक की बात करी जाए, जैसा कि सरकार ने भी कहा कि ये एक अंग्रेजों के जमाने के कानून थे, इन्हें बदलना बहुत जरूरी था। आज के दौर में, इलेक्ट्रॉनिक दौर में, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है, जहां पे व्हाट्सएप जैसे कम्युनिकेटिंग प्लेटफॉर्म है, और उसमें आपका एक प्रावधान लिखना, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। एक जो डिफरेंस है इसमें, ये डिफरेंस है कि भाई सेक्शन 154(1) ऑफ द सीआरपीसी, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जहां पे कॉग्निजेबल इंफॉर्मेशन, कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन, भाई कोई घटना घटी है, पुलिस को आप किसमें देते थे? आप लिखित में देते थे, ओरली बताते थे। अब इस प्रावधान में 173 में एक चीज और जोड़ी गई है, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से ये इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं जी। मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, देखिए इंटरप्रिटेशन की जहां तक की बात है, इसमें सरकार और आगे आने वाले समय में कोर्ट्स आपको ज्यादा बेहतर तरीके से इंटरप्रेट करके बता पाएंगे। पर अगर मैं बात करता हूँ स्टैट्यूटरी कंसाइंस की, कि भाई जो लॉ मेकर है उन्होंने क्या सोच के लॉ बनाया है, तो उन्होंने आधुनिकीकरण को ही सोच के एक पैरामीटर लेके लॉ बनाया है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का एक प्लेटफॉर्म देना एफआईआर दर्ज कराने के लिए, अपने आप में जनता की एक, देखिए, सहूलियत की तरफ बहुत बड़ा कदम है। आप समझिए, अगर आप एक व्हाट्सएप जैसे अगर प्लेटफॉर्म को एनेबल करती है सरकार नोटिफिकेशन में कि इसके थ्रू आप एक कम्युनिकेशन कर सकते हैं अगर कोई घटना घटती है, और अगर आपके थानों के या जो भी अधिकारी हैं पुलिस के, उनका नंबर दिया जाता है, और अगर आप उसमें वो चीज फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो देखिए इससे बड़ी जनता के लिए सहूलियत, जनता के लिए जीत कोई नहीं होगी। और इस प्रावधान के तहत 3 दिन के अंदर अंदर उसी व्यक्ति विशेष को आके उस अपनी कंप्लेंट अक्षर करने हैं, जिससे कि उसमें इन्वेस्टिगेशन की आगे कदम बढ़ाए जा सके। ये देखिए, इससे बड़ी सहूलियत कोई नहीं होगी। ऐसे कई तमाम प्रोविजंस हैं जो जनता के हित में है, जो कानून और न्याय प्रणाली के हित में है, और उसके लिए हम और आप एक अलग सेशन फिर से करें जी। तो मैं आपको विस्तार से बताता चलूंगा। बिल्कुल वरद जी, जैसा कि अब मैं आगे एएसपी जी संतोष डहरिया के पास बढ़ना चाहूंगा। जिस प्रकार से संतोष जी, वरद जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि सरकार ने एक नई अप्रोच लेते हुए आधुनिकीकरण की तरफ कदम बढ़ाया है, जिस प्रकार से वीडियोग्राफी, कई सारे कानूनों में कई सारे प्रावधान किए गए हैं, वीडियोग्राफी अब जरूरी होगी, साक्ष्य आप पेन ड्राइव में ले जा सकते हैं, इस तरह के कई सारे जो पहले पुराने कानूनों में नहीं हुआ करते थे, जिनका फायदा कहीं ना कहीं जनता को नहीं मिल पाता था, और आधुनिकीकरण की कमी के वजह से उन्हें न्याय मिलने में या तो देर होती थी या फिर उन्हें न्याय नहीं मिल पाता था और समय निकल जाता था। आपको क्या लगता है संतोष जी, जो आधुनिकीकरण, जो नई अप्रोच सरकार ने इन कानूनों को लेकर ली है, इसका कितना फायदा जनता तक पहुंच पाएगा? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि नए जो आधुनिक उपकरण हैं उनको लेकर इस कानून में बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से इसको बताया गया है जी। और साथ ही पहले से जो कानून था उस समय उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, और वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी है, अब तो कानून में ये भी लिखा गया है कि आप मोबाइल से भी वीडियोग्राफी कर सकते हैं जी। अभी जो भोपाल से हमारी टोपी आई है उसमें स्पष्ट लिखा है कि यदि आपके पास वीडियोग्राफर नहीं है तो हर घटना की आपको वीडियो बनाना है, मोबाइल से बना सकते हैं जी। और इसके साथ ही साथ जितनी जब्तियां होगी, जितनी बाकी अन्य प्रोसेस होगी, वो आप वीडियोग्राफी करके और उसकी पर्टिकुलर हैच वैल्यू जनरेट करके उसको कोर्ट में जो है आप सीडी के माध्यम से प्रस्तुत करिए या पेन ड्राइव के माध्यम से प्रस्तुत करिए। तो बहुत सारे जो गवाह थे जो बाद में कोर्ट में जाके बदल जाते थे और आरोपी इसका फायदा ले लेते थे, ये बात अब नहीं होगी। और जो वीडियोग्राफी सारी चीजें जो है नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से होगी, तो कोर्ट में कहीं ना कहीं जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिलेगा और आरोपी इससे छूटने में जल्दी बचेंगे नहीं, क्योंकि पहले आरोपी अप्रोच करके जो है गवाहों को बदल देते थे, या जो पुलिस की जब्ती की प्रक्रिया रहती थी उस पर जो है प्रश्न चिन्ह उठते थे। लेकिन अब इस सारी वीडियोग्राफी और नई टेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस, इन सबको लेकर आगे इस कानून में बात कही गई है। इन सारे कानूनों की बातों को लेकर
जी। और इस सारी चीजों को ध्यान में रखकर जो इन्वेस्टिगेशन होगा और इसके बाद जो चालान कोर्ट में प्रस्तुत होगा तो निश्चित रूप से आरोपी जो है बिल्कुल संतोष जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि आधुनिकीकरण का जनता को तो फायदा मिलेगा ही, साथ ही साथ न्याय भी जनता को जल्दी और आसानी से मिल पाएगा। हालांकि इसमें मैं जब स्टडी कर रहा था इसके लिए तो मैंने यह भी पढ़ा था कि जैसे एक प्रावधान यह भी लागू किया गया है कि जैसे आत्महत्या या इस प्रकार की जो कि प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अनशन या भूख हड़ताल जैसे प्रावधान रहते हैं, जब वह भूख हड़ताल पर जाते हैं तो एक तरह से उसमें लागू किया जाता है। आपको क्या लगता है, इससे जो प्रशासनिक अधिकारी या अपने राइट्स को लेकर जो भूख हड़ताल पर जाते हैं उनको उनके हड़ताल को खत्म करने, यह उनके सकारात्मक तौर पर भूख हड़ताल को खत्म करने या सकारात्मक तौर पर उनके लिए जाएगा या यह सकारात्मक नहीं होगा? एक छोटा छोटा सा रिएक्शन आपका, वरद जी का भी और संतोष जी का भी, दोनों का चाहूंगा। तो नई भारतीय न्याय संहिता आई है, इसकी धारा जो है 226 आत्महत्या का प्रयत्न जो लोग करते हैं, इसमें स्पष्ट लिखा है कि यदि आप शासकीय अधिकारी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं या किसी दबाव के कारण कि आप आत्महत्या के लिए बोल रहे हैं कि यदि ये हमारा काम नहीं होगा तो आत्मदाह कर लेंगे, पेट्रोल डाल के आत्मदाह कर लेंगे, तो इस बात को लेकर ये नई धारा जोड़ी गई है कि आप सरकारी अधिकारी को डराकर धमकाकर और उसमें काम करवाना चाहते हैं तो इस टाइप के कृत्य जो है अब रुकेंगे। केवल भूख हड़ताल और ये बाकी चीजें तो अलग मैटर है कि आप यदि किसी बात को मनवाना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, अनशन कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन किसी ऑफिस के सामने आकर आप पेट्रोल डालकर आत्महत्या करके या आत्महत्या की धमकी देकर और जो है प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव डालकर जो है अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पहले से लेटर हमारे पास लिखते हैं कि यदि इस तारीख तक हमारा काम नहीं हो पाया तो हम सीएम हाउस में जाके आत्मदाह करेंगे। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए और अनावश्यक जो दबाव डालते हैं उनको रोकने के लिए एक नई पहल सरकार की है, इसका हम स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से नई पहल सरकार ने की है, इन सभी चीजों को रोकने के लिए वह प्रभावी भी होगी और प्रशासन चलाने में भी कहीं ना कहीं जनता को जो नुकसान झेलने पड़ते थे आंदोलनों को लेकर, सत्याग्रह को लेकर, वह भी कम झेलने पड़ेंगे। आपका बहुत धन्यवाद संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी सत्यम, प्रशांत और डॉक्टर संजय शेखर जी, आपका भी बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।